हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4.3 में हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, क्योंकि प्रश्नावली 4.3 में जो आपके क्वेश्चन हैं वो मूलों की प्रकृति के बारे में है कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है। अब ये मूलों की प्रकृति क्या है, इसको हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे, जो प्रश्नावली में जो दिए गए सवाल हैं उसको हल करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से बोर्ड परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 को पूरा हम कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो हम पहले मूलों की प्रकृति को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूलों की प्रकृति है क्या? शब्द आता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति में हमको पहले समझ लेना है मूल, कि मूल किसे कहेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखा था, और हम वहाँ पर बार बार ये देख रहे थे कि जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं या गुणनखंड विधि से हल करते हैं, या आप किसी भी विधि से हल कीजिए, तो वहाँ पर उस द्विघात समीकरण के 2 हल प्राप्त होते हैं, मतलब कि x के 2 मान मिलते हैं। उन्हीं दोनों मानों को हम कहते हैं कि वो मूल है। द्विघात समीकरण का क्या है? मूल है। मतलब कि द्विघात समीकरण को हल करने पर x के जो 2 मान प्राप्त होंगे उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। अब वो जो x के 2 मान हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं कि काल्पनिक है कि दोनों बराबर हैं, कैसा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही कहलाता है मूलों की प्रकृति। मतलब x के जो दोनों मान मिलेंगे उसके बारे में हम जान जाएं कि वो वास्तविक है कि काल्पनिक है, कि दोनों बराबर हैं कि अलग अलग है, कैसा है, इसी की जानकारी को प्राप्त करने का कोई हम क्या बोलते हैं? मूलों की प्रकृति। तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो x के जो मान होंगे वो वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। तो वास्तविक तो आप समझ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं, सारा का सारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। लेकिन इसमें एक शब्द आ रहा है काल्पनिक संख्या, कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि कोई भी रूट में अगर कोई संख्या है और वो अगर निगेटिव है, जैसे रूट में -4, रूट में -2, कोई भी संख्या रूट में अगर निगेटिव आ जाए तो इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, क्योंकि हम निगेटिव वाले संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव वाले संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उन्हीं रूट में जो नेगेटिव संख्या है इसी को हम बोलेंगे कि क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में क्लास 11th में आप लोग जब जाएंगे तो पढ़ेंगे वहाँ पर। बस 10th लेवल में हम आपको इतना ही समझा दें कि रूट में अगर आपका कोई नेगेटिव संख्या आ गया तो समझ लीजिएगा कि वो काल्पनिक संख्या है, वहाँ से उसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमको यही जानना है कि जो हमको द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो काल्पनिक होंगे, और ये भी हो सकता है कि दोनों मूल आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में प्रश्नावली 4.4 में डिस्कस करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम आखिर उस मूल को जानेंगे कि वो कैसा है। तो इसके लिए हम लोगों ने श्रीधराचार्य विधि पढ़ा था। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि में हमने बताया था कि x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। ठीक, तो ये आपका श्रीधराचार्य विधि था। इससे जब समीकरणों को हल किया जाता था तो x के 2 मान मिलते थे। अब वो जो दोनों मान होते थे वो डिपेंड करता है b² - 4ac। वो जो दोनों मान की प्रकृति है वो इसी b² - 4ac पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो ये b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको, इस पद को हम बोलते हैं विविक्तकर। विविक्तकर, इसको बोलते हैं विविक्तकर, और इसको दिखाते हैं किससे? d से। ये जो पद है
इसको बोला जाता है विविक्त कर। कभी कभी ऐसा प्रश्न देता है ना, द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं और ए बी सी का मान ज्ञात करके इसमें रख देते हैं और हल कर देते हैं, विविक्त कर आ जाता है। और अगर हल करने के लिए कहेगा तो इसका प्रयोग कर लेंगे और विविक्त कर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसका प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जब विविक्त कर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो यहीं से हम लोग मूलों की प्रकृति भी बता सकते हैं कि मूल आपका कैसा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने ज्ञात किया और वो मान अगर आ गया 0 से बड़ा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो आप यहाँ समझेंगे कि जो आपका मूल है, मूल का मतलब कि द्विघात समीकरण का जो हल है, जो x के मान हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक के साथ साथ ये दोनों मान अलग अलग होंगे। x का जो दोनों मान होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। x के दो मान मिलेंगे, दोनों मान अलग अलग होंगे और दोनों मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, दोनों मान जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पर आपके जो x के दोनों मान आएंगे ये वास्तविक तो आएंगे, वास्तविक तो आएंगे, लेकिन x के जो दोनों मान होंगे ना वो अलग अलग नहीं होंगे। दोनों के दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो गया तो जो x के दोनों मान आएंगे वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे। x के दोनों मान कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो वास्तविक तो होगा ही होगा, x का जो दोनों मान होगा वास्तविक होगा और दोनों मान बराबर होगा। मतलब x का मान 2 रहेगा तो फिर से x का मान वही दूसरा वाला क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो यही आपका होता है काल्पनिक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो 0 से छोटा मतलब क्या है, माइनस में है। और जब माइनस में होगा तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही अगर चीज़ निगेटिव में आ जाए तो रूट में निगेटिव का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। रूट में जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसी को हम बोलते हैं काल्पनिक। तो ये तीनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होगा, अलग अलग होगा। इस कंडीशन में हम समीकरण को हल करते हैं, ठीक। दूसरा वाले कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ मूल वास्तविक होगा, बराबर होगा, इसको भी हम लोग हल करते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो मूल आपका काल्पनिक होगा। इस कंडीशन को हम लोग हल नहीं करते हैं। अगर किसी समीकरण में ये वाला चीज़ फॉलो हो रहा है तो हम उस समीकरण को आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समीकरण आगे जाकर हल होगा ही नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.4 पर। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर हमको पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, फिर यदि उसका अस्तित्व होगा तो हमको वह मूल भी ज्ञात करना है। मतलब कि हम पहले इनका प्रयोग करके, यही आपका है, इसका प्रयोग करके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद यदि उसका अस्तित्व होगा तो हम उसे हल भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर इस समीकरण से हम लोग यह निकालें कि ए बी सी का मान कितना है, क्योंकि यही आपका मूलों की प्रकृति है, हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको सुविधा हो। यही देखना है कि इसमें किस तरह का कंडीशन यहाँ पर हो रहा है, लागू हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे मूल हो जाएंगे। तो हम पहले यहाँ से ए बी सी निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेले बिना एक्स का होता है वो सी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है,
एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इसका मतलब a इक्वल टू 2 है। ठीक, x के साथ क्या है, -3 है, तो b इक्वल टू -3 है। फिर जो बच गया वो क्या है, c है, तो c इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकल गया। अब जो ए बी सी का मान निकल गया तो हम निकालेंगे इसका विविक्तिकर, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए तो लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब ये कितना होगा निकालते हैं। b के बदले में -3, b के बदले में -3, उसका स्क्वायर माइनस 4, a के बदले में 2 है, a के बदले में 2, और c के बदले में 5, c के बदले में 5। इसको जब हम हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और 3 गुणे 3 आपका 9 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 8 बचे हो गया 40। अब 9 में से 40 घटेगा तो माइनस का 31 बचेगा, -31। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया वो आ गया माइनस का 31। और जब माइनस का 31 आ गया तो वो इसमें ये तीसरे वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम है। चूंकि यहाँ पर माइनस में 31 आया है और माइनस वाला जितनी भी संख्याएं होती है वो सब 0 से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो इस समीकरण के जो मूल होंगे, यहाँ पर जो समीकरण के मूल होंगे, मूल मतलब कि x को हल करने पर जो मान मिलेगा वो कैसा होगा, वो काल्पनिक होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, हम उनको हल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला था इसका कोई मूल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है। सेम प्रोसेस हम लोग लागू करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। हम यहाँ इसको हल कर दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इसको सेल्फ कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है। यहाँ पर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, ए होता है। तो दूसरा में जो ए मिला वो कितना मिला, ए इक्वल टू 3 मिल गया। यहाँ से b इक्वल टू आप देखेंगे तो b इक्वल टू जो x के साथ रहता है चिन्ह सहित उसी को हम लोग b मानते हैं। तो माइनस में 4√3 हमारा क्या हो गया, b हो गया, और c इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू 4। तो ए बी सी का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा स्थिति यहाँ पर लागू हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा मूल की प्रकृति हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई आता है तो समीकरण का हल होगा, हम उसको हल करेंगे, और ये आता है तो हल नहीं होगा, क्योंकि मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और c का मान 4। तो माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 चौके 16, और √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। देखिए 4√3 गुणे 4√3 यही हुआ। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और 4√3 देखेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाता है 16, इसका √3 गुणे √3 9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं ये कितना होता है, 3 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं 16 गुणे 3, ठीक, माइनस 4 3 12, 12 चौको 48। यहाँ देखेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 48, माइनस 48, 48 घट के क्या हो जाएगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया।
तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया, मतलब सेकंड वाला टर्म्स को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब समीकरण के दोनों मूल, मतलब x का जो दोनों मान होगा वास्तविक होगा, साथ ही साथ बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। और जब वास्तविक और बराबर होंगे तो मूलों का अस्तित्व है, और जब है तो उसको हम हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए इधर हम लोग हल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीधराचार्य विधि, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी खास आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको देख चुके हैं अच्छे से। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीधराचार्य विधि से आप यहाँ से सीधे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। श्रीधराचार्य विधि से ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पर ले आकर अप्लाई करा देंगे। तो माइनस बी, माइनस तो सूत्र में होता है और b का मान खुद ही माइनस में है, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे मज़ा वाला चीज़ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अब हमको अलग अलग मान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ऑलरेडी यहाँ पर 0 निकाल चुके हैं। सीधे रख देते हैं 0 बाई 2a, 2a का मान होता है 3, यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस 4√3 बटा रूट 0 का मान 0, छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ से ये टर्म्स खत्म हो गया। अब 2 तिहाई हो गया 6, कटा देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2√3/3 x का मान आ गया 2√3/3। देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 कीजिए चाहे माइनस 0 कीजिए, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लस 0 माइनस 0, तो प्लस 0 माइनस 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लस 0 करेंगे तो यही आएगा, माइनस 0 करेंगे तो यही आएगा। मतलब कि x के जो दोनों मान होंगे, देखिए वास्तविक भी है और कैसे हैं, बराबर है। x का दोनों मान यही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 0 और निगेटिव लेंगे तो माइनस 0, और दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। यहाँ पर तमाम समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। 2020, 2020, 2017, 2019, 2020 तमाम ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और हमने इसको एक अच्छे तरीके से कलेक्शन करके आपके लिए दिया है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि इन द्विघात समीकरणों में k का हमको ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इसके मूल क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब पहले ही आपको पता है कि इस द्विघात समीकरण में जो मूल है, मतलब कि जो x का मान है वो बराबर है, और जब बराबर है तो उसके लिए हमको k का मान ज्ञात करना है कि आखिर k के किस कंडीशन में जो मूल है वो बराबर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कि NCERT का भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नावली 4.4 का ये दूसरा प्रश्न है, उसमें हमने वहाँ से 2 क्वेश्चन लिया है, बाकी अनसॉल्व से लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इसके मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर हैं तो ये तभी संभव है जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले a, b और c का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से देखिए a का मान कितना मिला, a का मान 2 है, क्योंकि जो x² के साथ होता है वही a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है। तो b इक्वल टू k मिल गया, तथा c इक्वल टू 3 मिल गया। c इक्वल टू 3, ये a है, यह b है और यह c है। a b c का मान मिल गया। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, पहले से ही पता है कि समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसलिए b²
माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। यहाँ हमको पता है कि मूल बराबर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 भी होगा। तो b स्क्वायर का मान रख दीजिए, b का मान k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे तो 4 दूना 8 और 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 और बराबर 0। 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो k इक्वल टू माइनस का 24 जाके उधर प्लस का 24 हो जाएगा। और आप जब k का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटता है तो इधर अंडर रूट आ जाता है 24। ठीक, अब 24 का क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। आप जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है इसमें जब जोड़ा बन जाएगा तो हम उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जा रहा है, पेयर बन गया, तो 2 2 के बदले में 1 2, बाकी न इसका बन रहा है न इसका बन रहा है, तो उसको लिख देंगे वैसे ही 2 3 6। तो k का मान आ गया 2√6। इस 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल गया, बाकी ये नहीं, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका हो गया उत्तर। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें देखिए अभी ये द्विघात जैसा दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर अगर गुणा कर ले तो हमारा द्विघात समीकरण जैसा ये दिखने लगेगा। आप पहले यहाँ पर गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो kx का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर, kx का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपका द्विघात समीकरण तैयार है। द्विघात समीकरण जब तैयार है तो हम यहाँ पर पहले a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, तो a का मान मिल गया k, x के साथ जो होता है वो b होता है, तो b का मान मिल गया माइनस 2k। ध्यान दीजिएगा, यही आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है। तो x के साथ कौन है, माइनस 2 के है, तो b हो गया, और c इक्वल टू हो गया 6। तो ये हो गया a b और c। अब चूंकि समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि मूल बराबर है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग मान रखते हैं b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना है, k है, गुणे k, और c का मान है 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर सिंपल k स्क्वायर माइनस 4 छक्के हो गया 24 के इक्वल टू हो गया 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कॉमन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कॉमन में क्या है, 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो 4k कॉमन कर दीजिए। 4k कॉमन करेंगे तो 4 यहाँ से निकल गया। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो जब आप भाग देंगे 4k से तो 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, k से इसमें का 1k कटेगा, 1k बचेगा, कॉमन सिंपल है। और 4k से जब यहाँ भाग करेंगे, कॉमन करेंगे तो 4 छक्के 24, 6 बचेगा, और k तो निकल गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो दो पदों का गुणनफल कितना है, 0 है। तो दो पदों का गुणनफल 0 तब होता है जब उसमें या तो पहला 0 हो, नहीं तो दूसरा 0 हो, नहीं तो दोनों 0 हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। लिखेंगे जब 4k अगर हम मान लें 0 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप 4 को भेज देंगे नीचे तो 0/4 हो जाएगा, k का मान कितना आ गया, 0।
और जब हम यह कहें कि k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स गया उधर तो प्लस सिक्स, तो k का मान आ गया सिक्स। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का एक कंडीशन होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब इसके हिसाब से देखें तो a जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर k भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इनवैलिड है, ये सही नहीं है। k का यह मान क्या है, सही है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो एक्स स्क्वायर कोई द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, और जब कोई द्विघात समीकरण बनेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है इसको बनाने से। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि k का मान यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया, सिक्स आ गया, तो इसका हमने हल कर दिया, इसका हल कर दिया। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं सेल्फ, और आप हल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी होगा। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन बताया है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्रश्नों को देख लिया है, तीसरा आप स्वतः बनाइए, आसान है, चौथा ही बनाइए, पांचवा को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पांचवा, ये तीसरा चौथा काफ़ी आसान है, आप सेल्फ बनाइए इसको। पांचवा हम थोड़ा देखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव के एक्स प्लस 15। यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया है, और यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से यहाँ पर a का मान मिल रहा है हमको k, a का मान कितना मिल गया, k। b का मान देखेंगे तो x के साथ ही जो पूरा बच रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा का पूरा क्या है, b है, तो माइनस टू रूट फाइव के, ये आपका b है, और c इक्वल टू हो गया 15, c इक्वल टू 15। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं और बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। बहुत साधारण प्रश्न है, थोड़ा सा हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रूट है, और कुछ बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो रूट वाले को कैलकुलेशन को कठिन समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसको देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी का मान रखेंगे माइनस टू रूट फाइव के, और पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर ए का मान खुद ही के है, सी का मान 15 बराबर जीरो, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, चार, दो दूना चार, और रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं तो जिस रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं वही संख्या रूट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बाकी के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 15 चौके हो जाएगा 60 के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर 4 पचे हो जाएगा 20 के स्क्वायर माइनस 60 के इक्वल टू जीरो। कॉमन कर लीजिए, 20 के सेल्फ कॉमन हो जाएगा, 20 के खुद कॉमन होगा तो 20 से 20 तो कट जाएगा, के से के कटेगा तो एक के बचेगा, और माइनस 20 थी यहीं 60 के से के कट गया, जीरो, ये कॉमन हो गया। अब या तो पहला जीरो नहीं तो दूसरा जीरो नहीं तो दोनों जीरो, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो लिखेंगे जब 20 के इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू जीरो, क्योंकि 20 को भेजेंगे जीरो बटा 20 हो जाएगा, 20 का खेल खत्म। और जब के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पर देखना है कि क्योंकि के का मान तो दो निकल गया, के का मान जीरो भी हो गया, के का मान थ्री भी हो गया, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है, और ए का मान के है, और यहाँ पर के का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का मान जीरो है, इसका मतलब कि ये इनवैलिड है, क्योंकि ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। ए का मान के है और के का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और एक बार के का मान थ्री आ रहा है, तो के का मान थ्री सही है और जीरो क्या है, गलत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर छठवां, सातवां और आठवां ये तीनों प्रश्न फिर से एक जैसे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा, और यह पूरा का पूरा किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। आप इसको बनाइएगा, दो प्रश्न यहाँ से और दो प्रश्न यहाँ से, चार प्रश्न आप बनाइए, अपना अभ्यास कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कितना समझ में आया ज़रूर लिखिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में एक नए लेसन को शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।